तो कहानी की शुरुआत में हम ली को देखते हैं। सुबह सवेरे उठने के बाद उसने ब्रेकफास्ट बनाया और फिर उसे अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को खिलाकर उन्हें स्कूल और ऑफिस के लिए भेज दिया। इसके बाद ली अपनी बीमार मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल गई। मॉम उसके हस्बैंड से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि वो बहुत बिजी रहते हैं। फिर जब ली हॉस्पिटल से लौट रही थी, तभी उसने एक पेशेंट को दर्द में चिल्लाते हुए देखा। वो बहुत तड़प रही थी। उसने जब उसका नाम पढ़ा तो वो दंग रह गई। थोड़ी देर के बाद जब वो पेशेंट बाथरूम गई तो ली उसके कमरे में घुस गई। वहाँ उसने अपने और अपने दोस्तों की बहुत सारी फोटो को देखा। फिर जैसे ही वो पेशेंट वहाँ आए तो ली रोने लगी, क्योंकि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त किन थी। वो दोनों तय सालों के बाद मिल रहे थे। ली ने पूछा कि डॉक्टरों ने क्या कहा। किन ने बताया कि बस 2 महीने ही बचे हैं। ली रोने लगी तो किन ने कहा कि अरे पागल, मजाक कर रही हूँ, अब तुम आ गई हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों ने बैठकर बहुत सारी बातें की और अपने बाकी के दोस्तों की जानकारी भी ली, लेकिन दोनों में से किसी को भी किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद ली को उसके हस्बैंड का फोन आता है तो वो किन से फिर मिलेंगे बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर ली ने अपने हस्बैंड को उनके बिजनेस ट्रिप के लिए एयरपोर्ट छोड़ा और खुद वहाँ से अपने पुराने स्कूल के लिए निकल गई। इस स्कूल के गेट पर पहुँचते ही सीन 23 साल पहले शिफ्ट हो जाती है, जब ली पहली बार इस स्कूल में आई थी। टीचर ने ली से कहा कि सभी को अपने बारे में बताओ। ली ने अपना नाम बताया और अपने दांतों को दिखाते हुए कहा कि मेरे दांत चूहों के जैसे हैं, जिससे सभी हंसने लगे। इसके बाद टीचर ने उससे जाकर बैठने को कहा। कहो नाम की एक लड़की ने उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाया, मगर वो उसके पास नहीं गई और पीछे जाकर जुजू नाम की एक लड़की के साथ बैठ गई। फिर जब लंच हुआ तो कहो अपने दोस्तों के साथ ली के पास आती है और उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें अपने पास बैठने के लिए बुलाया था तो तुम क्यों नहीं आई। वो उससे मारने लगती है, लेकिन तभी किन वहाँ आ जाती है और काव को उससे दूर रहने को कहती है। जिसके बाद काव और उसके दोस्त किन को आंख दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किन ने ली से खुद को इंट्रोड्यूस करवाया और मौका देकर जुजू ने भी उसके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर उसकी नजर रैन नाम की एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी, जो किन और जुजू की भी दोस्त थी। किन का 6 लड़कियों का एक ग्रुप था, जिसमें वो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लंच के टाइम कैंटीन में पूरा स्कूल भरा हुआ था। लिन बैठने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तभी किन ने उससे आवाज देकर अपने पास बैठने को बुलाया। किन वहाँ अपने ग्रुप की जुजू और होवांग के साथ बैठकर लंच कर रही थी और जुजू होवांग का लंच छीनकर खा रही थी। तभी वहाँ पर क्यू आती है, जो किन की ही दोस्त थी। उसने खुद को ली से इंट्रोड्यूस किया और बताया कि मैं क्यों हूँ, फ्यूचर की मिस हांगकांग। क्यों हमेशा खुश रहती थी और कॉन्फिडेंस फील करती थी। तभी किन ने पूछा कि यांग कहाँ है। फिर हम यांग को देखते हैं, जो खाने के लाइन में कुछ लड़कों से लड़ाई कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके बुक्स गिरा दिए थे। यांग किन की ग्रुप की 6th मेंबर थी। लड़ाई में हमेशा किन का साथ देने वाली यांग राइटर बनना चाहती थी। फिर रात को डिनर करते हुए ली ने अपनी मॉम से कहा, मॉम मुझे भी एक स्नीकर चाहिए। मेरे सभी फ्रेंड्स स्नीकर्स पहनकर स्कूल आते हैं, मगर मॉम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, अभी अभी तुम्हारे डैड की जॉब गई है। तभी उसके भाई ने उसे म्यूजिक के कैसेट दिए और कहा कि जाओ इसे बेचकर स्नीकर ले लो। जिस पे उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम खुद इसे बेचकर पैसे क्यों नहीं ले आते, एटलीस्ट घर का किराया भरने के जितने पैसे तो तुम कमा ही सकते हो। तभी ग्रैंडमा जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुम लोग शोर शराबा बंद करो। उन्होंने अपने पोते से कहा कि जब से मैंने तुमसे शादी की है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर फोड़ दूंगी। फिर उसने अपने बेटे से कहा कि अंकल अगर आपने अब दोबारा कुछ भी बोला तो मैं आपका मुंह सिल दूंगी, जिससे हमें ये समझ आता है कि ग्रैंडमा का स्क्रू ढीला है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हुई, जहाँ ली अपने पुराने स्कूल टीचर से मिलने के लिए उसके पास आती है। टीचर ने उसे देखकर पूछा कि आप किस बच्चे की पेरेंट्स हो। ली ने जब उन्हें अपने बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। ली बताती है कि वो मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। फिर टीचर ने पूछा कि वो मोटी लड़की जुजू, वो मुझे अपने कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के सिलसिले में हाल ही में मिली थी। यहाँ से सीन किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार पे शिफ्ट होती है, जहाँ एक होस्ट अपने सभी टीम मेंबर को उनके अच्छे परफॉर्मेंस और अच्छी सेल्स के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे। लेकिन जब बारी जुजू की आती है तो वो उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो
वो सेल नहीं कर पा रही थी। जूजू चुपचाप सुनती है और खुद अपने जोक पर हंसती है। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसके नेक्स्ट सीन में हम उसे किन के गले लगकर रोते हुए देखते हैं, क्योंकि ली ने उससे किन के हालात के बारे में बता दिया था। फिर जू ने अपने बारे में बताया कि मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन फिर उनका बिजनेस खराब हो गया और अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद उसने किन से पूछा कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। किन बताती है कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद मैं वेट कर रही थी कि आज करूंगी कल करूंगी, लेकिन अब तक नहीं किया और अब मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है। फिर उसने हंसते हुए जूजू से कहा कि तुम मेरी सेटिंग अपने किसी क्लाइंट के साथ क्यों नहीं करवा देते। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचा है, मेरे बाद सब उसका हो जाएगा। इसके बाद ली और जूजू मिस्टर जियोंग नाम के एक आदमी के पास गए और उसे पैसे देते हुए कहा कि प्लीज तुम सनी सिस्टर का पता लगाओ। अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली की बेटी लिली पूरे घर में अपनी मोजी ढूंढ रही थी। तभी सीन वापस से 22 साल पहले शिफ्ट होती है, जहाँ ली भी अपने घर में चिल्लाते हुए मोजे ढूंढ रही थी। 8 साल पहले मैं भी ऐसे ही मोजे ढूंढा करता था। अब अगले सीन में हम ली को स्कूल में देखते हैं। लंच के बाद किंग के सभी दोस्त किसी से लड़ने की तैयारी में थे। उन्हें देखकर ली ने वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन तभी उसके बैग से लंच बॉक्स गिर जाता है तो सभी को पता चल जाता है। फिर स्कूल के बाद सभी लोग तेवर दिखाते हुए लड़ने के लिए एक जगह पर पहुंच गए, जहां उनकी लड़ाई स्पेसशिप गर्ल्स से होने वाली थी। किन ने उनसे कहा कि सुनो स्पेसशिप गर्ल्स, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम आसमान में जाना चाहती हो या फिर समंदर में, लेकिन अगर तुमने हमारे स्कूल के लड़कियों से दोबारा पैसे लिए तो फिर सीधे नर्क में जाओगी। स्पेसशिप गर्ल्स की हेड गर्ल मिंग ने कहा कि तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली, तुम अपने काम से काम रखो। जूजू कहती है कि ये डिसिप्लिनरी कमेटी से है, उसका काम है स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन करना। इसी बीच ली ने वहाँ से भागने का सोचा, लेकिन स्पेसशिप गर्ल्स ने उसे देख लिया और कहने लगी कि तू पिटने से पहले भाग रही है क्या। तभी किन ने कहा कि नहीं, उसकी दादी माँ समन है, वो आत्माओं को बुलाने के लिए जा रही है। फिर किन ने जैसे उन्हें मारने के लिए अपना बेल्ट निकाला, ली चिल्लाते हुए आगे आ गई और कहने लगी कि आसमान और धरती की आत्माएं जल्दी से हाजिर हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर उसने मंत्र पढ़े और भूतों की आवाज निकालकर स्पेसशिप गर्ल्स को डराना शुरू कर दिया, जिससे मेंग सबसे पहले वहाँ से भागती है और फिर सभी स्पेसशिप गर्ल्स की मेंबर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले सीन में सभी लोग जूजू के घर जाते हैं और गाना बजाकर पार्टी करते हैं। सभी लिन के भूत वाले नाटक से बहुत खुश थे, मगर रैन एक नंबर की नकचढ़ी थी। वो उनके ग्रुप में होने के बाद भी बहुत घमंड में रहती थी और खुद को उनसे अलग समझती थी। फिर जूजू कहती है कि हमें अपना ग्रुप का नाम चेंज कर देना चाहिए, कि उन्हें कहा कि अब हमारे ग्रुप में 7 लोग हो गए हैं। यांगमी ने कहा कि 7 मॉन्स्टर कैसा रहेगा। तभी जूजू का भाई अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ गया। उन्होंने जब रैन को देखा तो एक्साइटेड हो गए, उससे हेलो कहा और उसके साथ फ्लर्ट करने लगे, मगर जूजू उन्हें मारकर एक कमरे में बंद कर देती है। तभी वहाँ उसके भाई का एक और दोस्त फीबी भी आ जाता है, जिसे देखते ही सभी लड़कियों की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ली भी पागल हो रही थी। तभी फीबी ने सभी से पूछा कि ये नई लड़की कौन है। ली ने उसे अपना नाम बताया तो उसने उसे क्यूट कहा, जिससे सभी लड़कियां ली को चिढ़ाने लगी। ओहो क्यूट। इसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप का नाम सनी सिस्टर्स रखा। फिर सनी सिस्टर्स मेले में जाते हैं, वहाँ उन्होंने एक साथ गाना गाया, फिर एयर पियर्सिंग करवाया, लेकिन किन को पियर्सिंग करवाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लड़कों की तरह रहना ज्यादा अच्छा लगता था। मगर जब उसके सभी फ्रेंड्स उसे फोर्स करते हैं तो वो भी करा लेती है। फिर वो सभी एक जैसे ब्रेसलेट भी पहनते हैं, मगर रैन को वो ब्रेसलेट बहुत ही चीप लगता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ ली को मिस्टर जियोन का कॉल आता है। उन्होंने उसे हुआंग के बारे में बताया, जिसके बाद ली जूजू को लेकर हुआंग से मिलने के लिए जाती है। उनके ग्रुप की सबसे इंट्रोवर्ट लड़की अब एक बिजनेस वुमन और इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। जूजू जब उसके लाइव स्ट्रीम के बीच में आ जाती है तो हुआंग गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अरे मोटी तुम कौन हो, तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या। मगर जब जूजू और ली ने उसे उसके पुराने नाम से बुलाया तो वो उन्हें पहचान गई। फिर उन दोनों ने उससे किन के हालात के बारे में बताया और उसे अपने साथ ले जाने लगी। मगर हुआंग कहती है कि अरे यार, मैं तुम लोगों के साथ ऐसे ही नहीं जा सकती, मैं बहुत फेमस हूँ, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत होगी। जिस पर जूजू ने कहा कि अगर तुम इतनी ही फेमस हो तो हम तुम्हें क्यों नहीं जानते, तुम बस तोता परी हो। फिर जूजू ने ली से कहा कि मैं इससे नहीं झेल सकती, मैं जा रही हूँ। इसके बाद ली को मिस्टर जियोन से यांग का पता चल गया तो वो हुआंग को लेकर
कर उसके घर चली गई। यांग की भी शादी हो चुकी थी और अब वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। यांग उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। घर के हालात देखकर हुआंग ने पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। यांग ने बताया कि वो बस फ्रीलांस राइटर है। वैसे दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस तरह की मूवी को लेकर फ्रीलांस वर्क करना चाहता है तो मुझे किसी भी मूवी का 50% स्क्रिप्ट लिखकर मेल करो। फिर उन लोगों ने उसे किन के हालात के बारे में बताया। तभी उसका हस्बैंड चिल्लाने लगा और फिर उसका बच्चा भी रोने लगा, जिससे दोनों समझ जाते हैं कि उसके घर की हालात ठीक नहीं है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो यांग दोबारा उन लोगों के पास आती है और ली को थोड़े पैसे देते हुए कहती है कि क्या मेरे तरफ से तुम लोग किन के लिए कुछ खरीद कर उसे दे दोगी? मुझे मौका मिलेगा तो मैं उससे मिलने जरूर आऊंगी। फिर घर जाकर ली यांग के दिए हुए पैसे चेक करती है। वो बहुत कम थे, इसीलिए ली ने उसमें अपने तरफ से थोड़े और पैसे डाल दिए। तभी उसकी बेटी लिली वहाँ आती है और ली से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। ली ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ, लेकिन वो जवाब नहीं देती। फिर अगले दिन जब लिली स्कूल जाती है तो ली मास्क लगाकर उसका पीछा करती है। तभी सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट हो गई, जहाँ ली फीवी के पीछे पीछे एक स्केटिंग क्लब में चली जाती है। एक मोटा लड़का जो फीवी का दोस्त भी था वो उसे स्केटिंग सिखाने लगता है। तभी फीवी वहाँ आकर उसके कमर को पकड़ लेता है, जिससे ली एक्साइटेड हो गई और उसने अपना एक्सीडेंट करवा लिया। लेकिन जब वो वहाँ से लौट रही थी तो स्पेसशिप गैंग की लड़कियों ने उसे पकड़ लिया और उसके पैसे छीन लिए। मिंग ने ली को एक थप्पड़ मारा तो वो झुक गई, जिससे थप्पड़ उसके ग्रुप की मोटी को लग गया। फिर ली ने हेल्प के लिए चिल्लाया तो फीवी वहाँ उसे बचाने के लिए आ गया। उसने कहा कि मैंने आज तक किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। उसने जैसे ही बोतल तोड़ा स्पेसशिप ग्रुप वहाँ से भाग गए। इसके बाद फीवी उसके बालों को छूता है तो ली को लगा कि बस अब वो फीवी के होठों का रस चूसने ही वाली है। लेकिन तभी फीवी ने कहा कि तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपक गया है, घर जाकर आइस क्यूब से निकाल लेना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सनी सिस्टर्स बाजार में आइसक्रीम खाने के लिए आए हुए थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ गए और उन्होंने बाजार के सभी वेंडर से उस जगह को खाली कराने को कहा, क्योंकि वेंडर की वजह से वहाँ पर बहुत जाम लगता था। सभी वेंडर ने पुलिस वालों से कहा कि अरे ओए पगले, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले, चलो भागो यहाँ से। लेकिन पुलिस वाले फोर्सफुली उन्हें हटाने के लिए अपनी पूरी फोर्स लेकर आए थे। एक पुलिस वाला एक वेंडर की दुकान को तोड़ने के लिए आगे आया, लेकिन तभी किन की नजर स्पेसशिप गैंग के ऊपर पड़ गई। कल उन्होंने ली के पैसे छीने थे, इसीलिए वो उन्हें मारने के लिए दौड़ गई। स्पेसशिप गैंग भी उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें देखकर पुलिस को लगा कि वो उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए सारे पुलिस वाले भी दौड़ पड़े। और जब पुलिस दौड़ पड़े तो वेंडर्स को लगा कि वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए वो भी टूट पड़े। बहुत ही मजेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यांग कराटे मूव दिखाने के चक्कर में अपना पैर पड़वा लेती है, लेकिन हुआंग नहीं लड़ती। वो बस हमेशा की तरह अपना मुंह चलाती है और गालियां देती है। मगर किन और मिंग की हेवी मारामारी हो रही थी। इसी बीच सारे वेंडर और पुलिस वालों की भी जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। फिर मिंग क्यू को मार रही थी तो किन उड़कर उसके पास जाती है और उसे मारकर गिरा देती है। स्पेसशिप्स गर्ल्स को हराकर सनी सिस्टर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वेंडर और पुलिस वालों की बीच की लड़ाई कंटिन्यू रहती है। फिर शाम को जब ली अपने घर पहुँचती है तो उसका भाई घर छोड़कर जा रहा था। वो बताता है कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ रॉक स्टार बनने। ली रोने लगी तो उसने कहा कि अपने ड्रीम से कभी भी गिव अप मत करना। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली का भाई अब रॉक स्टार की जगह एक सक्सेसफुल ड्राइवर बन चुका था और ली को छोड़ने हॉस्पिटल आया था। फिर ली ने यांग के पैसों में थोड़े और पैसे डालकर उसे किंग को यांग के तरफ से दे दिया। किंग ने पूछा कि यांग कैसी है तो उसने कहा कि वो ठीक है। तभी वहाँ पर हुआंग भी पहुँच गई और आते ही रोने लगी। किन के लिए नहीं, अपने हस्बैंड के लिए। उसने बताया कि मेरा शक सही था, मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया। इसके बाद चारों वहीं बेड पर लेटकर बातें करने लगे। जूजू ने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा इतना बड़ा दिल दिखाई नहीं देता क्या, जो वो किसी और के चक्कर में भी पड़ा हुआ है। फिर जब ली वहाँ से लौट रही थी तो तभी उसने देखा कि कुछ बदमाश लड़कियाँ उसकी बेटी को परेशान कर रही थी। ली जब उसके पास जाती है तो वो लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली, जूजू, हुआंग और पेशेंट किन फुल स्टाइल में उन बदमाश लड़कियों के पास आते हैं और आते ही उन पर हमला कर देते हैं। वो चारों मिलकर उन लड़कियों को खूब मारते हैं। जूजू ने तो ली को अपना वेपन ही बना लिया था। अब अगले सीन में सभी बहुत खुश थे। जूजू ने चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सनी सिस्टर्स वापस आ गए। सीन वापस
वापस से पास में शिफ्ट हुई, जहाँ सभी लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। सभी लोग ली के साथ डांस करना चाहते थे, जिससे रैन को जलन होने लगी। उसने म्यूजिक बंद कर दिया और किन से कहा कि तुम लेस्बियन हो क्या? तुम सबका ये ग्रुप सनी सिस्टर बहुत ही बेकार है, जिससे किन को बहुत बुरा लगता है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ ली ने जुजू को कॉल करके बताया कि मुझे क्यों का पता चल गया। वो हॉस्पिटल में ही थी। तभी उसे किन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसने जाकर देखा तो वो फिर से दर्द में तड़प रही थी। ली उसे इस हाल में देख नहीं पाती, इसीलिए अंदर नहीं जाती, बस बाहर खड़ी रोती रहती है। इसके बाद वो जुजू के साथ क्यू से मिलने के लिए जाती है। क्यू जो कि मिस हांगकांग बनना चाहती थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और उसका डिवोर्स भी हो गया था। उसकी एक बेटी हुई जो कि एक प्रीमेच्योर बेबी थी। उससे बचाने के लिए क्यू ने अपना घर दुकान सब बेच दिया। बेटी तो बच गई, लेकिन उससे अभी भी इलाज की जरूरत थी, क्योंकि हालात ठीक न होने की वजह से उसकी बेटी को उससे अलग करके फॉस्टर होम में डाल दिया गया, क्योंकि उस हाल में देखकर दोनों का दिल पिघल जाता है। इसके बाद वो सभी क्यू के बच्चे को देखने के लिए जाते हैं और उसे देखकर क्यू बहुत खुश होती है। फिर जब उसे पता चला कि किन के पास बहुत कम वक्त बचा है तो वो बहुत रोती है। अब हम किन को देखते हैं। हॉस्पिटल में जब उसकी आँख खुलती है तो ली वहीं पे बैठी हुई थी। उसने ली को अपने पास आकर सोने को कहा। दोनों एक दूसरे को देखकर बातें करते हैं। किन को उन सब के साथ बिताए हुए हर पल याद थे। फिर किन उसे एक पेन ड्राइव गिफ्ट देती है। ली ने जब घर जाकर उस पेन ड्राइव को प्ले किया तो उसमें उनके स्कूल टाइम की सारी रिकॉर्डिंग थी, जिनमें सभी अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे थे। सीन वापस से पास में शिफ्ट होती है, जहाँ ली पानी पीने के लिए जाती है तो अकेला देखकर कौ अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है और कहती है तुम खुद को बहुत तेज समझने लगी हो क्या? किन वैसी नहीं है जैसा तुम समझती हो। ली ने कहा कि अपना मुंह बंद करो, जिससे कौ गुस्सा हो गई और उसे मारने लगी, लेकिन तभी रैन ने आकर उसे बचा लिया और कौ को बहुत मारा। अब हमें स्कूल पिकनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली बस में बैठकर फीवी की ड्राइंग बना रही थी। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हुई, जहाँ फीवी उसी ड्राइंग को लेकर फीवी के रेस्टोरेंट में जाती है। उसने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा कि जमाना हो गया तुमसे मिले, मगर ली उसे वो पेंटिंग देकर वहाँ से वापस लौट जाती है। दरअसल उस दिन जब ली ने फीवी को वो पेंटिंग देने की सोची तो उसने फीवी को रैन के साथ देख लिया और फिर उसने अपने कदम पीछे कर लिए और वापस अपने घर आते हुए वो बहुत रो रही थी। अगले दिन स्कूल में भी ली बहुत उदास थी। रैन ने उसके पास आकर उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने में बस 20 मिनट ही बचे हैं। जिसके बाद ली अपना मूड हल्का करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कौ बियर पीते हुए आ गई। कौ ने ली से कहा कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, हम दोस्त बन सकते हैं क्या? वो अपने गलती के लिए खुद को थप्पड़ मारने लगती है और ली से उसे माफ करने को कहने लगी। ली ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मगर फिर कौ जबरदस्ती ली को बियर पिलाने लगती है। तभी वहाँ पर किन आ गई और उसने कौ को एक थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? कौ कहती है कि हाँ मैं सबके लिए पागल हो चुकी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए पागल हूँ, तुम सब के लिए पागल हूँ, तुम लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? वो बोतल के कैरेट को इधर उधर फेंकने लगती है। तभी रैन वहाँ आकर उससे कहती है कि तुम कल के मार को भूल गई क्या? तुमने फिर से ली को परेशान किया ना। ये सुनते ही कौ बोतल के टुकड़े को उठाकर रैन के चेहरे पर मार देती है, जिसके बाद रैन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। सभी लड़कियां बहुत रोती है, लेकिन इस हादसे के बाद ली, किन और कौ को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इसके बाद सनी सिस्टर्स रैन से मिलने के लिए उसके घर गए, मगर रैन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया। फिर वहाँ से लौटते हुए हुआंग ने रोते हुए कहा कि हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तभी किन ने सभी से कहा कि भले ही स्कूल ने हमें अलग कर दिया है, लेकिन हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानती कि हमें से कौन पहले मरेगा, लेकिन मरते दम तक हम एक दूसरे को याद रखेंगे। किन सभी से वादा लेती है कि हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। इतना ड्रामा इसलिए क्योंकि अब उनके ग्रुप की सान किन और ली को स्कूल से निकाले जाने के बाद अब उसे नए शहर और नए स्कूल में जाना होगा। और जिस वक्त की ये कहानी दिखाई गई है उस वक्त फोन जैसा कुछ था भी नहीं जो कि वो वापस से कनेक्ट कर पाते। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हुई, जहाँ से हमें पता चला कि उस दिन किन की जान चली गई जब ली उससे आखिरी बार मिली थी। ली, जुजू और हुआंग उसके फ्यूनरल पर आए थे। तभी डोरबेल बजी तो ली ने देखा कि यांग भी वहाँ आ गई। जुजू उसे देखते ही गले लगा लेती है। यांग ने पूछा कि मिस हांगकांग कहाँ है, उसका कुछ पता चला? तभी क्यू भी वहाँ आ जाती है। पांचों किंग के फोटो
के सामने बैठकर बातें करते हैं कि उन्हें पूछा रैन नहीं आई क्या, उसका फेस ठीक हुआ या नहीं। उस इंसिडेंट के बाद तो उसने भी स्कूल छोड़ दिया था। तभी फिर से बेल बजा। दरवाजे पर एक लॉयर खड़े थे। उन्होंने बताया कि मैं प्रेसिडेंट किन का वकील हूँ। वकील ने कहा कि मेरे पास सनी सिस्टर के लिए प्रेसिडेंट किन के तरफ से एक मैसेज है। लॉयर ने कहा कि तुम कैसे हो कुतियो। सभी भड़क गए तो बताया कि यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर उसने पढ़ा, हमने वादा किया था कि हम हमेशा एक दूसरे को याद रखेंगे। मैंने तो अपना वादा निभाया और हमेशा तुम सबको याद किया, लेकिन मुझे माफ करना, मैं दोबारा से तुम लोगों की लाइफ में आ गई और दोबारा तुम सबको छोड़कर चली गई। लेकिन तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे आखिरी पलों में मेरे साथ रहने के लिए। मैं चाहती हूँ अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो अगले जन्म में भी मैं तुम सबकी दोस्त बनकर पैदा होना चाहूंगी। इसके बाद लॉयर ने बताया कि प्रेसिडेंट किन ने आप सभी को एक गिफ्ट दिया है। फिर उसने ली को कहा कि अब से सनी सिस्टर की कैप्टन तुम हो। फिर उसने जूजू से कहा कि चुड़ैल, खुद हेल्थी होकर हेल्थी प्रोडक्ट बेचोगी तो कौन खरीदेगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक रिटेल स्टोर खरीदा है ताकि तुम उससे चलाओ और जितना मन करे बेचो और खुद भी खाओ। फिर उन्होंने हुआंग का नाम लेते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा चुड़ैल, तुम्हारे पास तो सब है, इसीलिए तुम भाड़ में जाओ। सभी ये सुनकर खूब हंसते हैं। फिर उन्होंने यांगमिन का नाम लेते हुए पढ़ा कि यांग, तुम एक राइटर बनना चाहती थी ना, अब से मेरे सभी ब्लॉग्स और लिटरेचर वेबसाइट की मालकिन तुम हो। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुम लिटरेचर साइट की CEO बन जाओगी। यांग भी ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद बारी आती है क्योंकि जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी। लॉयर ने पढ़ा कि मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छी माँ हो, इसीलिए मैंने अपना ये अपार्टमेंट तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दे दिया है और मैंने तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए एक फाउंडेशन बनाया है जो गरीब बच्चों का फ्री में इलाज करेगा और ट्रेनिंग के बाद तुम उस फाउंडेशन की चेयरमैन बनोगी। ये सुनकर क्यू रोने लगी और सभी रोने लगे क्योंकि उसे ऐसे किसी सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। इसके बाद लॉयर ने कहा कि प्रेसिडेंट किंग ने आप लोगों से रिटर्न में कुछ मांगा भी है। उन्होंने बताया कि वो चाहती थी कि जिस डांस कंपटीशन की तैयारी आप लोगों ने स्कूल में की थी, आप लोग वही डांस उनके फ्यूनरल वाले दिन उनके फोटो के सामने करे, जिसके बाद सभी लोग अपने स्कूल टाइम के उस गाने को प्ले करके खूब डांस करते हैं। 22 साल हो चुके थे लेकिन कोई भी अपने डांस मूव नहीं भूला था। ऐसा लग रहा था जैसे सनी सिस्टर्स वापस आ गए हो। तभी एक बार फिर से घर का बेल बजा। लू ने दरवाजा खोला तो दंग रह गई क्योंकि रैन आई हुई थी। वो आज भी वैसे ही थी जैसे वो पहले थी। उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, फ्रेंडशिप की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और क्या आप अपने मरने के बाद अपने दोस्तों के लिए कुछ छोड़ोगे मुझे वो भी बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।